गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, सलाम, नमस्ते ते सत श्री अकाल दोस्तों। जिवें तुहानूं पता है कि जी अपना ये प्रोग्राम मेरा सलिस्टर जिहड़ा असीं एक बारी फिर दोबारा स्टार्ट किया है पिछले हफ्ते तो, इसका सैकेंड पार्ट लैके जां सैकेंड एपीसोड लैके अज असीं हाजिर हाँ। और मेरे नाल ने इमरान हुसैन जी जिहड़े कि लीगल एडवाइज़र भी ने और तुहानूं जिहड़ी है वो सलाह भी देणगे किसी भी इमीग्रेशन के मसले बारे। और तुसीं नाल जे कोई भी गल पुछनी होवे 0300770224 के उत्ते कॉल भी कर सकते हो। तो स्क्रीन के उत्ते इन्हां दा पर्सनल नंबर भी चल रहा है जिहड़ा कि इन्हां दी फर्म का नंबर भी है, वो एक पासे वो भी चल रहा है, पर वो नंबर जिहड़ा है वो तुसीं प्रोग्राम तो बाद ही डायल कर सकते हो। पर वो भी टाइमिंग है जिद्दां 9 बजे तो लैके 5 बजे तक या 6 बजे तक। क्यों इमरान जी, वो 9 से 6 ही होगा ना आपका? नहीं, लेकिन हमारे नंबर जो है ये 24 आवर्स नंबर है, बिकॉज आप जानते हैं कि मुसीबत जो है ये 9 to 5 नहीं आते मुझे। लाइक क्रिसमस हॉलीडे पीरियड वाज वन ऑफ द बिजीएस्ट पीरियड फॉर अस। सो जी, ये नंबर आप कभी भी चाहे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ट्राई नॉट टू कॉल आउट ऑफ आवर्स अनलेस इट इज़ इमरजेंसी। दिन में कोई भी सलाह आपको लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो लो जी, ये भी इन्होंने क्लियर करता कि 24 आवर एमरजेंसी नंबर भी यही है इन्हों का। बट जे एमरजेंसी हैगी है उदे इन्होंने सुत्ते उठाया करो, क्योंकि ये भी हर बंदा जो अपना टाइमिंग के हिसाब के नाल काम तो बाद बिजी होंदा। तो इमरान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कांची टीवी पे। तो आज जो आपका प्रोग्राम है 10 मिनट हम लेट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी हम ही मांग लेते हैं, क्योंकि आपने तो मांगनी नहीं है। नहीं, लेट आप ही आए हो, मैं तो पहले आके बैठा हूँ यहाँ पे जी। तो आप जानते हैं थोड़ा ट्रैफिक टाइम होता है इस टाइम पे जी। इस टाइम पे ट्रैफिक टाइम पे ऑफिस से निकल के आना भी मुश्किल होता है। और हाँ जी, हमारे काम जो है ना, वी प्लान आवर डे एक तरीके से, लेकिन दिन चलता है किसी और तरीके से, क्योंकि लोगों के हर वक्त इमरजेंसी आते ही रहते हैं। सो जब कोई इमरजेंसी केस आगे आ जाता है तभी हमें टाइम निकाल के वो करना पड़ता है। वैसे भी ये टाइम जो होता है ये हैवी ट्रैफिक टाइम है, इसमें पता नहीं होता कब कहाँ पे ट्रैफिक मिल जाए। तो बंदा उस टाइम से अपने ओर से तो बंदा 10-15 मिनट पहले निकलता ही है जी। लेकिन फिर मैं इसी चक्कर में आधा घंटा पहले आ जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे ट्रैफिक हो जाए आजकल जी तो जी बिल्कुल। तो चलो एनीवे कोई बात नहीं जी, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जो लोग हमारे आज के प्रोग्राम की वेट कर रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि हम आ गए हैं आपके लिए, आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने के लिए। तो इमरान जी, स्टार्ट करते हैं हम इस बात से कि आज मेरे के पास है ना एक जो मेन एक केस के बारे में किसी ने डिस्कस करने के लिए बोला था कि कोई फैमिली है जहाँ पे आई हुई है विजिटर वीजे पे जी। उसके बारे में बहुत से लोगों कम लोगों को पता है। उनका एक बच्चा भी है जी, 2 साल का उनका बच्चा है। वो उनको खुद नहीं मालूम भी अभी आगे क्या करना है। 2-3 साल वैसे हो गए उनको यहाँ पे आए, काम कर रहे हैं, कैसे जो भी कर रहे हैं वो हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं। कहते जी हमें अपने फ्यूचर के बारे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या उसके बारे में हम लोग कुछ बता सकते हैं उनको? बिल्कुल, देखिए मेन प्रॉब्लम अभी वो बिल्कुल ये है कि उनके पास कोई वीज़ा नहीं है जी जी। ऑफ कोर्स विजिट वीज़ा जो होता है आपके पास मल्टीपल भी हो, आप 6 महीने से ज़्यादा एक साथ नहीं रह सकते। सो 6 महीने से ऊपर जब चला जाएगा, आपके पासपोर्ट में स्टैम्प 2 साल की भी लगा हुआ हो, आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ वो आपको ओवरस्टेयर ही क्लासीफाई करेंगे। और विजिट वीज़ा ऐसा एक कैटेगरी है जहाँ से कोई वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन मतलब आप मूव करके कोई दूसरे क्लासिफिकेशन पे नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्योंकि हर इमिग्रेशन एप्लीकेशन जो है, इमिग्रेशन एप्लीकेशन में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं कि स्टेटस रिक्वायरमेंट। तो वो बोलते हैं कि विजिटर स्टेटस जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो यूके कानून की ऊपर है, दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ एनी यूके लॉ। वो है कि जो भी कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर आपका जो हक बनता है, जैसे आप ह्यूमन राइट्स सुनते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या है कि ये एक इंटरनेशनल कानून है। अगर आप इंसान है तो इंसानियत के हक जो है ये तो आपको होगा ही, ठीक है। सो ह्यूमन राइट्स बताए, असाइलम बताए, ये क्लेम्स जो है यही सिर्फ आप कर सकते हैं अगर आप विजिटर आए हैं उधर से फर्दर स्टे करने के लिए। सो इन चीज़ों पर देखिए, ह्यूमन राइट्स का जो कानून है ये जो पीछे कंजर्वेटिव सरकार था उन्होंने बहुत सख्ती का बना दिया था। उन्होंने ह्यूमन राइट्स पहले जो था ये ऑलवेज कोर्ट के हाथ में था। व्हाट वी से के बैलेंसिंग एक्सरसाइज, एक तरफ है मुल्क का राइट्स कि वो अपना बॉर्डर कंट्रोल करे, दूसरी तरफ है एक इंसान का हक कि वो अपना जीवन को जैसे चाहे आगे करे। इसका बैलेंस होता था। लेकिन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने 2012 में कानून को बदल दिया है
और उनमें उन्होंने ये बोला है कि नंबर 1, अगर आप कोई ब्रिटिश के साथ शादी है और आप उसकी बेसिस पे ह्यूमन राइट्स करना चाहते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जो ब्रिटिश स्पाउस है वो आपके साथ उधर जाके क्यों नहीं रह सकता। फिर उन्होंने बोला अगर आप इधर इलीगल रहते हैं और बोलते हैं कि देखिए मेरा इतना साल इधर हो गया है, मैं अभी अपने मुल्क वापस जाके नया ज़िंदगी कैसे स्टार्ट करूं, उसका उन्होंने रख दिया है 20 ईयर्स क्राइटेरिया। वो एक बंदा है, सिंगल बंदा है। और जो फैमिली है, फैमिली के लिए उन्होंने एक कंसेशन रखा है कि जहाँ पे कोई बच्चे हैं, बच्चों का जब यहाँ पे 7 ईयर्स हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा, फिर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है प्राइवेट लाइफ रूट पे और फैमिली अप्लाई कर सकता है उनके डिपेंडेंट की तरह। ठीक है। सो बच्चों का 7 ईयर्स, जिस फैमिली के बारे में आप बोल रहे थे, अगर उनका अभी 2 साल हो गया है, बस आगे 5 साल अगर उनका निकल जाएगा तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम है पहले इंडियन सिटीजन्स के लिए वो एक स्टेटलेस वाला केस होता था 5 साल में, वो कंजर्वेटिव सरकार ने फिर कानून को बदल दिया, वो तो अभी नहीं होता। सो अभी बच्चों के लिए यही रह गया है जो 7 साल वाला केस है, 7 ईयर जब हो गया तब। लेकिन इस पॉइंट पे एक चीज़ याद रखना है, लोग सोचते कि अच्छा हम छुपके से किसी तरीके से हाँ श्योर। हेलो या हाँ जी, ਸਮੈਦਿਕ ਤੋਂ बोल रहे हैं जी, मैं रोहित जी। हाँ जी मैं ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ जवाब कोई ਦਿੰਦੇ नहीं है जी। पहले थोड़ा करेक्शन करना था, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं सोलिसिटर नहीं हूँ जी। सेकेंडली ये है कि जी मैं इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हूँ। आप थोड़ा मुझे बताएं आप कौन से कैटेगरी में आए हैं? ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਬੱਚੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੈ 2, अब एक 4 साल का है जी, एक मेरा। कौन सी वीजा लेकर आप आए हैं? ये वीजा कैटेगरी का नाम बताएं। ये अपने जी विजिटर वीजा से आया था जी। ओके, सो आप विजिटर वीजे पे आए हैं जो 6 महीने के लिए वैलिड होता था। ओके जी जी जी, अच्छा हाँ। सो अभी ये आपने और एक एप्लीकेशन डाले हैं? हाँ जी हाँ जी, आपने जो एप्लीकेशन डाले हैं इसको बेसिकली ये शायद FLR FP एप्लीकेशन ही डाला होगा आप जिससे काम करवा रहे हैं इस वक्त जो है ना। FLR एप्लीकेशन में 1 ईयर वेटिंग टाइम है। आपने कब डाले थे वो एप्लीकेशन? हो गया जी, 2-3 मंथ हुए हैं जी अभी तो। जी नहीं, पूरा 1 साल लगाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, आप लोगों का कितना साल, 3 साल हुआ है यूके में? हाँ जी हाँ जी जी। तो आपको यही एक्सपेक्ट करना, कोई एक्सेप्शनल चीज़ है जैसे बच्चे का कोई हेल्थ रीज़न या आपका या वाइफ का कोई हेल्थ कंडीशन है जिसके वजह से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है? नहीं जी। जी, तो आप समझे कि कानून उन्होंने बनाया है कि बच्चे वाला फैमिली को 7 ईयर्स रहना पड़ेगा, आपको 3 साल हुआ है। ठीक है। हाँ सो जी। आपको यही एक्सपेक्ट करना कि जितना ज़्यादा टाइम होम ऑफिस लेगा उतना ही आपके लिए बेहतर है। सो आपको बिल्कुल ये पुश या रश करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको आप होम ऑफिस से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रिफ्यूज़ ही करेंगे एप्लीकेशन को, वो अपील में भी जाएगा और अपील में भी बहुत मुश्किल होगा वो केस जीतना। लेकिन ये एप्लीकेशन और अपील के दौरान आपकी 1-1.5 साल अगर निकल के आ गया तो आप वो 7 ईयर्स की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। 3 साल हो गया मतलब 4.5 साल आगे हो जाएगा ये चलते चलते। ठीक है, फिर आप दोबारा कोई दूसरे तरीके का एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं। ये एक डिस्टिंक्शन ऑलवेज याद रखना है कि उन्होंने ये पटेल का केस में कोर्ट ने बोल दिया था कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नियर मिस प्रिंसिपल। नियर मिस मतलब क्या कि देखिए 7 साल होना पड़ता है, हमारे तो 6 साल हो गए हैं। कोर्ट ने बोला कि देखिए हम अगर इस बाउंड्री पे ये कंसिडरेशन पे जाएंगे, किधर हम बोलेंगे व्हाट इज़ क्लोज व्हाट इज़ नॉट क्लोज। सो हम कभी ये चीज़ नहीं देखेंगे, हम 2 चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे क्या आप कानून की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, कानून की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाना चाहिए। दूसरे हम देखेंगे कि आप कानून की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते। जब आप कानून की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी केस के बारे में क्या एक्सेप्शनल है, क्योंकि नहीं तो सोचो ना कि कानून की क्राइटेरिया रहने का भी कोई वैल्यू नहीं रहता। दूसरे लोग जो कानून की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं वो भी मुड़ के बोलेगा कि वाई आर वी सेटिस्फाइंग। अगर सेटिस्फाई नहीं करने से वीज़ा मिलता है तो हमारे लिए कैसे फेयर हुआ। सो याद रखना है, आपकी जो ये केस है आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसको आपको
फॉलो ऑन करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा होम ऑफिस को प्रेशर देकर जल्दी डिसीजन लेने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको ये सी थ्रू करना पड़ेगा कि जब बच्चे का 7 साल हो जाएगा तब आप लोगों की सबका वीज़ा हो जाना चाहिए। अभी तो वो बच्चों को डायरेक्ट इंडेफिनिट वीज़ा दे रहे हैं। जब बच्चों का 7 साल होता है डायरेक्ट इंडेफिनिट दे देते हैं जो बच्चे इधर पैदा हुए थे, और जो बाहर पैदा हुए उसको पहले 2.5 साल वीज़ा देगा फिर इंडेफिनिट दे देगा। ऐसे तो पेरेंट्स को भी ऐसे मिलता है? पेरेंट्स को सिर्फ 2.5 साल का ही वीज़ा देगा। पेरेंट्स 2.5 साल करके 10 साल इधर रह गया फिर उनको वीज़ा देगा। लेकिन ये जो जिसने फ़ोन किया था, मैं उनको बोलूँगा कि दे हैव टेकन द करेक्ट स्टेप, क्योंकि ये एक चीज़ लोग करते हैं कि वो सोचते हैं कि देखिए अभी हम एप्लीकेशन करके अपना टाइम पैसा क्यों ज़ाया करें, एक बार 7 साल होने दीजिए फिर अप्लाई करेंगे। उसमें मुश्किलात ये हैं कि मेरे पास बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे उन्होंने फादर को काम करते हुए पकड़ लिया, देखा कि वीज़ा नहीं है, उनको डिटेंशन सेंटर पे ले गए और अभी उसको टिकट दे रहा है वापस करने के लिए और बोल रहे हैं कि हाँ बच्चा माँ के साथ रह सकता है, ठीक है ना। और फिर जब फैमिली की तरह वो केस करने की कोशिश कर, नो वी आर नॉट गोना एक्सेप्ट फैमिली, क्योंकि जो बाहर है उनका केस वर्किंग अलग सा होता है, जो डिटेंशन सेंटर में है उनकी केस वर्किंग अलग से होता है, और इसको बोलते हैं फैमिली सेपरेशन अप्रूवल, ठीक है। आप जब इमिग्रेशन एक्ट 2016 को देखेंगे, वो कानून के अंदर होम ऑफिस को परमिशन दिया गया है कि जब भी कोई बच्चे का एक पेरेंट मौजूद हो, वो अगर देखते कि नहीं बच्चे का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर वो दूसरे पेरेंट को वापस कर सकता है। इसीलिए आपको अगर 7 इयर्स कंप्लीट करना है बच्चे के साथ, आप मेक श्योर करें कि आप होम ऑफिस के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट पे रहे, छुप के मत रहे, क्योंकि जब आप छुप के रहेंगे वो आपको डिटेंशन पे डाल के वापस करने की कोशिश करेगा। जब आप होम ऑफिस के साथ कांटेक्ट पे रखेंगे, डिटेंशन का क्राइटेरिया बहुत हाई होता है। इनको पूछे कि इन्होंने केस किया हुआ है कि हाँ, इन्होंने तो बोला है 2-3 महीने हो गया उन्होंने एप्लीकेशन किया था। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई जी। इसी के बारे में चलो चर्चा तो हम वही कर रहे थे। अभी जैसे सपोज करो इन्होंने बोला कि अगर सपोज इन्होंने अपना केस किया हुआ है, जी इन्होंने बोला है केस एप्लीकेशन डाला है, हाँ, तो तकरीबन 3 महीने हुआ है। इनको काम करने की परमिशन मिलेगी? नहीं, इनको काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन पे वो काम करने का परमिशन नहीं देता। ओनली सिचुएशन जहाँ पे वो अभी काम करने की परमिशन देते हैं वो कि आप असाइलम क्लेम अगर डालें और 1 साल के अंदर अगर आपकी असाइलम केस डिसाइड नहीं हुआ तब वो आपको काम की परमिशन देंगे। इनका मेरे एक्सपीरियंस से यही आता है, जैसे इनको मैंने पूछा था कि बच्चे का कोई हेल्थ रीज़न है, आपका वाइफ का कोई हेल्थ रीज़न है, उन्होंने बोला नहीं है। सो मेरे एक्सपीरियंस से इनकी जो एप्लीकेशन है 1 साल तक लग जाएंगे। वो शायद इन्होंने अगर 3 महीने मतलब अक्टूबर या नवंबर में डाला था, इस साल अक्टूबर नवंबर तक उनको रिफ्यूज़ल मिल जाएगा। नॉर्मली देखिए बहुत मैक्सिमम लोग जो ऐसे विजिटर आके ओवरस्टे रहते हैं उनको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया जाता, लेकिन उनका 3 साल यहाँ पे हो गए और यहाँ पे बच्चा है एक। सो देखिए बड़ों के लिए टाइम फ्रेम और बच्चों के लिए टाइम फ्रेम अलग से होते हैं। बच्चों के लिए 3 साल बहुत टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि ये बच्चों का जो इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज होते हैं, ये KO एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि बच्चे जो है वो बहुत फास्ट इंटीग्रेट करते हैं, स्कूल के साथ हो, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हो, हर जगह पे। सो उनके जो बच्चे हैं 3 साल हो गया, मुझे उम्मीद है कि उनको वो राइट ऑफ अपील दे देगा। जब उनको राइट ऑफ अपील देगा, उनको चाहिए ये राइट ऑफ अपील भी एक्सरसाइज करें। जी हेलो Hello. या Hello जी. हाँ जी, I just want to speak to ਭਾਜੀ on the ना call. पंजाबी जी बोल लो। थोड़ी ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। हाँ जी करो जी। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी ठीक है। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। हाँ जी ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ UK ਰਿਸ਼ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ओके जी। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? हाँ जी आपको समझ लगी? नहीं, थोड़ा मुझे इनका बताओ। वह क्या है, ये किसी कंपनी से बोल रहे हैं, ये शादियां करवाते हैं, जो रिश्ते करवाते हैं, मैरिज करवाते हैं, मैरिज ब्यूरो टाइप जी, होता है ना। जी, बिल्कुल, तो मैच ये मेकर्स है मैच वो। मेकर्स ये वो करवाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान से 2 नंबर से लोग आते हैं, कोई इलीगल है जहाँ पे, तो कहते हैं हमारे पास इंक्वायरी करने के लिए, कहते हैं हम क्या करें उनके लिए भी, हम कौन सी
क्या उनको बताएं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? ठीक है जी, देखिए यहाँ पे यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो पहले यूके में आप कोई ब्रिटिश सिटीजन से शादी करें आपको बहुत इजीली स्विच करने का मौका मिलता था, आपको वीज़ा मिल जाता था। लेकिन उन्होंने ये कानून को बदल दिया है। अभी जो है ना हर एप्लीकेशन पे वो इमिग्रेशन स्टेटस के बात आ जाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आप 14 दिन से ज़्यादा ओवरस्टेयर है तो आप नहीं कर सकते इधर बैठ के एप्लीकेशन। सो जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह से लोग आए हैं इलीगल बन गए हैं, अगर वो एक ब्रिटिश से शादी करता है उसको पहले ये पॉइंट्स देखना है कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ क्या उसके पास जो इनकम है उस इनकम से 29,000 सैलरी सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ओके। अगर वो सेटिस्फाई हो गया फिर उसको देखना है कि क्या मैं इंग्लिश का टेस्ट पास कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है फिर उनके बाद ये बहुत क्या बोलूँगा मैं, दे शुड कंसिडर इट वेरी स्ट्रांगली कि मैं अपने मुल्क वापस जाऊँ, उधर से अप्लाई करके आ जाऊँ। ठीक है। अच्छा, ये लोग थोड़ा डर जी यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, वो मैं उसमें भी मैं जाऊँगा, लेकिन ईजीएस्ट रूट ये है कि आप वापस जाके उधर से एप्लीकेशन, शादी इधर आप रजिस्टर कर ले, इंग्लिश टेस्ट आप इधर पास कर ले, आप सारे एप्लीकेशन को तैयार करवा ले, क्योंकि एप्लीकेशन तो ऑनलाइन है, आप जिधर भी बैठे रहे कर सकते हैं, लेकिन आप वापस जाके उधर से करें। तो बहुत लोग डरते हैं, बोलते हैं कि अच्छा हम वापस गए, हम जो इलीगल रहे थे शायद हमें आने नहीं देगा। याद रखना होम ऑफिस की पॉलिसी बोलते कि नहीं, ये ओवरस्टे के लिए वो रिफ्यूज़ नहीं करेगा स्पाउस कैटेगरी में। स्पाउस कैटेगरी में तभी रिफ्यूज़ करेगा जब किसी ने एग्रीवेटेड नेचर ऑफ इमिग्रेशन ऑफेंस किया है, कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लिए, आपने 3-4 फेक असाइलम केसेस डाले हैं, उस हालत पे ही सिर्फ वो वापस आने नहीं देंगे। लोग बहुत डर जाते हैं वापस आने में, लेकिन मेरे क्लाइंट्स ने आज तक जितने लोगों ने सुन के वापस गया था, दे हैव ऑल कम बैक एंड विद इन अ मच शॉर्टर टाइम देन मेकिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे 1-1.5 साल लगता है, लेकिन वो वापस जाके जब अप्लाई करता है 3 महीने में उनको फैसला मिल जाता है। उस फैसले में अगर रिफ्यूज़ भी हो जाता है और 6 महीने में उसको वीज़ा अपील में अलाउ हो जाता है। कोर्ट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। जब भी कोई बंदा इलीगल रहता था, वो शादी करके वापस चला गया है बाहर से अप्लाई करने के लिए, और वो दिखा सकता है ये देखो इनकम रिक्वायरमेंट पूरा होता है, ये देखो इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरा होता है, कोर्ट्स आर वेरी मच इन दैट पर्सनस फेवर, नॉट इन द होम ऑफिसर्स फेवर। ये कोर्ट ऑफ अपील ने बहुत बड़ा सा फैसला दे दिया था, बोला था कि अगर होम ऑफिस ऐसे रिफ्यूज़ करता है फिर इलीगल बंदे कभी वापस जाने के लिए एनकरेज नहीं होगा। हमें ऐसे डील करना है कि हम इसको एनकरेज करें कि ठीक है आपने गलती पहले किए हैं, अभी आप सही तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं, हम आपको उसके मौका देते हैं। यहाँ पे बैठ के वो सिर्फ 2 हालत पे अपने स्विच कर सकता है। नंबर 1 कंडीशन, अगर उस रिश्ते से उनको बच्चा हो जाता है। सेकंड कंडीशन, अगर उधर वो दिखा सकता है कि कोई ऐसे मजबूरी है जिसके वजह से मेरा वाइफ या हस्बैंड जो ब्रिटिश है वो मेरे साथ अपने मुल्क जाके नहीं रह सकता। इस कानून के पीछे फिलॉसफी ऐसा है कि देखें, शादी जो है ना, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो 2 तरफ जाता है। आपने किसी ब्रिटिश से शादी कर लिया मतलब आपको ब्रिटेन ही रहना है, क्यों? जिसने एक इंडियन को शादी किया है, जिसने एक पाकिस्तान को शादी किया है, वो जाके उधर क्यों नहीं रह सकता? दिस इज़ द आइडिया। एंड इस आइडिया के पीछे वो बोलते हैं कि देखिए, एक एडल्ट जो है वो सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फैसला लेते हैं। अगर एक एडल्ट ब्रिटिश ने सोचा है कि मैं एक इलीगल से शादी करूँगा, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को या वाइफ को वीज़ा नहीं मिला तो मैं उसके साथ जाके उधर रहूँगा। लेकिन ये क्राइटेरिया वो बच्चों के ऊपर नहीं डालते हैं। और जो कोर्ट का फैसला था ना, उधर यह लिखा है कि चिल्ड्रेन डू नॉट चूज़ पेरेंट्स। बच्चा तो चूज़ नहीं करता कि लीगल हो, इसीलिए अगर आपके पास ब्रिटिश बच्चा है स्ट्रेट वीज़ा दे देगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ब्रिटिश स्पाउस है, फिर वो पूछेगा कि अच्छा आपके स्पाउस आपके साथ जाके क्यों नहीं रह सकता। और इस सवाल की जो जवाब है, आपको याद रखना है कि ये है टेस्ट जो है अंग्रेज़ी में उन्होंने रूल्स में डाला है, इनसरमाउंटेबल ऑब्स्ट्रकल। इसके मतलब ये है कि ऐसा कोई चीज़ जो आप चाहे भी तो ओवरकम नहीं कर सकते। बहुत लोग एप्लीकेशंस करते हैं जहाँ पे बोलेंगे ओ मेरा वाइफ का सारा फैमिली इधर है, उसका जॉब इधर है, वो सारा ज़िंदगी इधर गुजारा है, वो जाके कैसे रह सकता है मेरे मुल्क में? उसका जवाब इतना है कि आपका भी तो सारी चीज़ें बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में, अगर आप छोड़ के इधर आ सकते हैं, वो छोड़ के क्यों नहीं जा सकता? दिस इज़ कंसिडर्ड एज इनकन्वीनियंस। बोल रहे हाँ, एक ब्रिटिश जिसका फैमिली इधर है, जॉब इधर है, घर का मॉर्गेज है, उसके लिए इनकन्वीनियंट होगा उधर जाके रहना।
कौन सी रीज़न है जो पक्का अभी हम देख चुके हैं कि हर केस में होम ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है? वो इस सिचुएशन पे एक्सेप्ट करता है जहाँ पे अगर आप दिखा सकते हैं जिसके साथ आपका शादी हुआ था उसके पहले एक दफ़ा शादी हुआ है और उस घर से उसका बच्चे हैं, जिस बच्चे से वो मिलने जाते हैं या फिर वो बच्चे उनसे मिलने आते हैं, उन कैटेगरी में वो मान जाते हैं कि अच्छा आप अगर उधर दूसरे मुल्क में चले गए तो आप अपने बच्चों के साथ रिलेशन नहीं रख सकते, वो मान जाते हैं। कुछ कैटेगरीज है जहाँ पे अगर आप दिखा सकते हैं कि आपका बहुत एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशंस है जिसके लिए आपको इधर NHS में ट्रीटमेंट मिल रहा है, आइदर उस मुल्क में ये ट्रीटमेंट नहीं है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उधर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ केसेस में मैंने देखा है कोर्ट में सक्सेस हुआ है जहाँ पे आप दिखाएं कि देखें मेरा कोई एक रिश्तेदार है जो बहुत बीमार है और मैं उसका देखभाल करता हूँ, अगर मैं चला जाऊँगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा। इस पॉइंट पे कम सक्सेस आया है इस वजह से कि होम ऑफिस मुड़ के बोलते हैं तुम्हारा जो ब्रिटिश रिश्तेदार है वो ब्रिटिश है, वो हमारी जिम्मेदारी है, तुम वरी ना करो, तुम चले जाओ, हम उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट गोज। सो जी, अगर आप इलीगल हैं और आप यूके में शादी कर रहे हैं, आपको फर्स्ट टू चीज़ फोकस करना है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 29,000 सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं फिर आपको सोचना है कि इधर हम शादी करके बच्चा लेंगे फिर हमें वीज़ा हो जाएगा, या फिर हमें दिखाना पड़ेगा कि ऐसे कोई रीज़न है जिसके लिए हमारा स्पाउस उधर नहीं जा सकता। इन चीज़ों अगर आपके आंसर है नो वी कैन नॉट शो एनी ऑफ दैट, फिर हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप शादी करें, इंग्लिश पास करें और अपने मुल्क वापस चले जाए, उधर से अप्लाई करके आए। बिल्कुल, आपका तो ये कहना है कि बेस्ट जो है वो मेथड यही है कि यहाँ पे अपना 50% काम कर लो, उसके बाद आप इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी आए वहाँ जाओ। मैंने ऐसे बहुत केसेस किया कि यहाँ पे बैठ के मैंने सारा एप्लीकेशन फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके रेडी करके रखा है। लड़का जाके इंडिया पहुँच के एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन किया कि हाँ मैं अभी लैंड हो गया हूँ, ये मैं व्हाट्सएप में तुम्हें भेज रहा हूँ, मेरा जो एंट्री है इंडिया एंट्री स्टैम्प हमें भेजा, हमने स्ट्रेट अवे अप्लाई किया, 3 महीने के अंदर उसको उधर वीज़ा मिल गया है। 1-2 केसेस पे हाँ होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया है, जहाँ पे होम ऑफिस ने बोला है कि आपने इधर पहले 5 साल इलीगल थे, इतने से 6 साल इलीगल थे, आपने ऐसे 2 एप्लीकेशन किए थे, हमने आपको रिफ्यूज़ किया था। ये सारे केसेस कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। कोर्ट ने बोला है कि ये कॉन्ट्रावेंशन है इमिग्रेशन रूल्स का, लेकिन एग्रीवेटेड कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है। रिफ्यूज़ किया है किसको? जैसे मैंने देखा था एक बंदा है उसने 3 दफ़ा 3 डिफरेंट नाम यूज़ करके असाइलम केस किया था। 8-9 साल इलीगल रह के फिर शादी करके वापस गया था, लेकिन उस 8-9 साल ऐसे नहीं बैठे थे, हर तरीके से होम ऑफिस को उन्होंने घुमाया है, हर तरीके से होम ऑफिस को फ्रॉड करने की कोशिश किया है। उन तरीके का बहुत एक्सट्रीम केसेस जो है वो कोर्ट में रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन ये जब आप आके ट्रांसपेरेंटली हमें अपना इमिग्रेशन हिस्ट्री बताएंगे, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल सकते हैं कि इस केस में आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं वापस जाके। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि अगर किसी चलो स्पाउस की तो बात हो गई तो उसको जाना पड़ेगा, किसी के पास अगर जैसे सपोज करो कोई यहाँ पर स्टूडेंट्स है, अगर कोई स्टूडेंट अपने स्टूडेंट वीज़ा जहाँ ख़त्म हो चुका है, जहाँ उसके बाद किसी ब्रिटिश के साथ शादी करते हैं, उसको बच्चा होता है जी, तो फिर उसकी क्या करें? स्ट्रेट वीज़ा मिल जाएगा उनको, क्योंकि ब्रिटिश के साथ जब आप शादी करेंगे आपका जो बच्चा होगा वो तो ब्रिटिश होगा, बिकॉज बच्चे को ब्रिटिश होने के लिए दोनों पेरेंट का ब्रिटिश होने का ज़रूरत नहीं, एक पेरेंट होने से होता है। सो जब आपके पास ब्रिटिश बच्चा हो जाता है तब आप स्टूडेंट आए थे, आप इस वक्त इलीगल हैं, या आपने 10 तरीके का फेक असाइलम केस भी किए हैं, डज नॉट मैटर। सेक्शन 117B सबसेक्शन 6 ने बता दिया है बच्चे जब होंगे ब्रिटिश उसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जहाँ पे वो आपको रिफ्यूज़ कर सकता है, अगर आपके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर है, मतलब आपने कोई जुर्म किए है, क्रिमिनल कन्विक्शन, जिसके लिए आपको 1 साल से ऊपर क्रिमिनल सेंटेंस मिले। ठीक है, सो क्रिमिनल केसेस पे ही सिर्फ वो आपको वापस जाने के लिए बोलेंगे, बाकी सारे सिचुएशन पे अगर आपके पास ब्रिटिश बच्चे हो जाते हैं तो स्ट्रेट अवे वो आपको वीज़ा दे देंगे। उसमें क्या वो 2.5 साल वाले प्रोसीजर पे चले गए कि डायरेक्टली उसको ILR नहीं, उनको 2.5 साल वाले ही देंगे। सो फर्स्ट वीज़ा अगर आप ओवरस्टेयर हो गए हैं, इलीगल हो गए हैं, फर्स्ट वीज़ा आपको 10 ईयर्स रूट पे मिलेगा। लेकिन आप जब एक्सटेंशन टाइम पे जाएंगे उस टाइम अगर आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इंग्लिश सारे पूरे किए तो आप स्विच करके 5 ईयर्स रूट में आ सकते हैं। तो वो तो जब कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया होगा तो वो इंग्लिश वाली रिक्वायरमेंट तो पहले पूरी करके आया होगा।
जी इंग्लिश वाले रिक्वायरमेंट वो पहले पूरे करके आया है तो वो सेम सर्टिफिकेट वो यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी इस एप्लीकेशन के साथ उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था जहाँ पे यूनिवर्सिटी उनके साथ इंटरव्यू करके सर्टिफाई कर सकता था कि वी सर्टिफाई दैट। अब कोई किसी ने यहाँ से आके यूनिवर्सिटी से डिग्री की है जी तो ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट है जी। सो अगर आपके पास यूके डिग्री है आप एग्जाम्प्ट है, अगर आपने ए लेवल्स इंग्लिश किए हैं यहाँ पे आप एग्जाम्प्ट है। और फिर होम ऑफिस ने एक लिस्ट भी बनाया है ये कौन कौन से मुल्क के सिटीजन्स को वो एग्जाम्पशन देते हैं, जैसे जमैका का सिटीज़न एग्जाम्पशन है, गवाना का सिटीज़न एग्जाम्पशन है जहाँ पे इंग्लिश मेजॉरिटी स्पीकिंग कंट्रीज़ है उनमें से एग्जाम्पशन है। फिर आप चाहे आपका जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का भी डिग्री है वो डिग्री को भी आप इसको बोलते हैं नैरिक वालों से सर्टिफिकेट बना के दिखा सकते हैं जी। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें आप इंग्लिश सेटिस्फाई कर सकते हैं। और याद रखना है कि ये स्पाउस कैटेगरी का जो इंग्लिश है दिस इज़ मच ईजियर देन एनी स्टूडेंट वर्क परमिट कैटेगरी, क्योंकि इस स्पाउस कैटेगरी में आपको सिर्फ स्पीकिंग का ही करना पड़ता है और शुरू में है सिर्फ A1 इज़ बहुत ईजी इंग्लिश। ये एनीबॉडी हु हैज़ लिव्ड इन यूके 1-2 ईयर्स जो यहाँ पे जॉब करता है उसको पास हो जाना ही चाहिए, ये कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी लॉटरी सिस्टम की जी, है ना, आप काफ़ी हंसे थे उस बात पे जी। तो मैंने घर पे जाके भी गूगल पे उसको देखा जाके भी कि क्या लॉटरी सिस्टम होता है या नहीं। उसमें मेरे को ये पता चला है कि जो लॉटरी सिस्टम कोई है कि 2 साल का वीज़ा मिलता है उनको जो क्वालिफाइड हैं जिनके पास डिग्री है लॉटरी बेस पे ही है, वो गूगल पे लिखा हुआ है। ये क्या मसला को समझ नहीं किसी के मतलब कि कोई एग्जैक्ट जी वो जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर था नरेंद्र मोदी आए थे उनके साथ एक हुआ था यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। वो ऐसा था कुछ। अच्छा, ये कोई यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, वो तो लॉटरी का सिस्टम नहीं, ये दिस इज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। लॉटरी सिस्टम है। अच्छा नहीं, ये नंबर 1 ये है, ये तो सिर्फ इंडियंस के लिए है और कुछ नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे जो इंडियन स्किल्ड माइग्रेंट्स है जैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स हो, टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, कुछ कैटेगरीज की जॉब है जो वेरी हाईली मेरिटेड जॉब्स है, तो वो इधर यूके आ सकते हैं 2 साल काम करके। 2 साल। लेकिन वो कोई एक्सटेंशन नहीं होता, याद रखना, कोई सेटलमेंट राइट्स नहीं होता और फिर वो वापस चले जाएंगे अपने मुल्क पे। ये सिर्फ इस लाइक मोर लाइक अ स्किल्स एक्सचेंज प्रोग्राम के हम भी इंडिया से जैसे जो आपने पहले लैंग्वेज यूज की ना यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, वो ऐसा यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जी यूथ मोबिलिटी मैंने प्रोग्राम उसमें देखा था तो मैं कहा नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको आपने जब लास्ट टाइम बोले मैं सोचा था ये कोई अमेरिका का डीबी स्टाइल जो है जहाँ पे आप लॉटरी के देखो आप क्वालिफाइड इस लाइन में हो ना, हमें अपनी लाइन का पता है। हमें कोई पूछता है जी हाँ लॉटरी सिस्टम, हम भी उसी हिसाब से पूछते हैं। नहीं इसको बोलना चाहिए कि नहीं ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, दिस इज नोन एज यूथ मोबिलिटी स्कीम। ठीक है, यूथ मोबिलिटी स्कीम पे अगर आप एक्सेप्शनली क्वालिफाइड है तो आपके पास वो कैटेगरीज उन्होंने लिख दिया है, उन कैटेगरीज में आप आते हैं तो आप अप्लाई करेंगे। होम ऑफिस कोई लॉटरी नहीं करेगा, उनकी अलॉटमेंट है। आप देखिए स्किल्ड वर्कर भी जो था ना, स्किल्ड वर्कर का जब उन्होंने पहले शुरू किया था उन्होंने बोल दिया था कि बाहर से हम मैक्सिमम इतने हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं आने देंगे। इस कैटेगरी में भी उन्होंने एक कैप रखा है कि ये कैप है कि ओनली दिस मच पीपल विल गेट, रेस्ट विल नॉट गेट, ऐसे। ठीक है, सो देयर आर कैप्स इन दिस। आप अप्लाई करें, आप अपने मेरिट्स दिखाएं और अगर कैप के अंदर आगे आप तो वो आपको दे देंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिसने भी मेरे साथ ये बात की थी ना जी, वो मेरे को बोल रहे जी हमारे रिलेटिव। मैं कहा यार तुम्हारा रिलेटिव तो क्वालिफाइड भी नहीं है। जब मैंने गूगल पे जाके पूरी उसको देखा ना भी ये क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए ये। अब आज का पता नहीं उसने किया कि नहीं किया, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हमारे एजेंट करते हैं, कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाए उसके और उसको मिल गया वीजा यहाँ का। वाह जी है ना, वो मिल गया वीजा जाके। मजे की बात ये है वीजा मिल गया, वो यहाँ पे आ भी गया जी, आगे उसने यहाँ पे शादी भी कर ली। अच्छा है ना, अब वो सबको बोल रहा कि मैं तो जी पक्का हूँ। अच्छा, लेकिन वो जब मैंने पूरा पढ़ा उसका तो उसमें तो ये लिखा हुआ कि ये 2 साल से एक्सटेंड नहीं होगा। नहीं, लेकिन उधर से वो स्विच कर सकता है अगर उसने शादी कर लिया है, उसके बच्चे वगैरह हो जाए। शादी जिससे की है ना वो तो खुद इलीगल है, और जिसको शादी किया वो खुद भी इलीगल है जी। अच्छा, हमारे कॉल आ गए जी। हेलो जी, सॉरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। प्रणाम। ओह हाँ जी,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 58 ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 86 ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ 1 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਮੋ बुद्धा जय भीम जगत। जय। हाँ जी जी, आपका थैंक यू कर रहे थे जी। थैंक यू इसी आपको भी। बात का कि देखो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ये जो मशवरे दे रहे हो यहाँ पे बैठ के, तो वही मैं उनको बता रहा था कि ये हमारा। जी देखिए, ये एक बात है कि हमारे प्रैक्टिस में हम ये चीज़ को बहुत रखते हैं इम्पोर्टेंट, कि आप देखेंगे इंग्लैंड पे वकील से 1 मिनट बात करना जो है ना, ये शायद प्राइम मिनिस्टर से बात करने से भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को आपकी वोट की ज़रूरत है, लेकिन वकील सोचते हैं कि मैं इनसे बात कर लिया फिर तो मेरे ज़रूरत ही नहीं होगा, इनको ऑफिस बुलाओ। बट आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें। हाँ, शायद ऑलवेज हम आपके आंसर नहीं कर सकते अगर हम क्लाइंट के साथ हैं, बट ऑब्वियसली वी ट्राई आवर बेस्ट। के बहुत सिचुएशंस है जहाँ पे आज भी मेरे पास एक लड़का आया था जिसको मैंने बोला कि यू डोंट नीड माई हेल्प, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दिस, दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू इट। कुछ लोग हैं जो अपने काम कर सके। सो अगर आपके ऑफकोर्स मेरे एक्सपर्टीज़ जो है, मेरे एक्सपर्टीज़ सिर्फ इमिग्रेशन पे है, मैं दूसरे चीज़ों पे आपको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ना अगर इमिग्रेशन के वास्ते आपको सोचे कि आप अपना एप्लीकेशन खुद कर रहे हैं, आपको एक सिर्फ छोटा सा चीज़ में कन्फ्यूजन आ रहा है, आप सिर्फ किसी से पूछना चाहते हैं कि अच्छा मेरा समझ में यह आंसर होना चाहिए, एम आई राइट और रॉन्ग, ये सवाल आप कभी भी मुझे फ़ोन करके कर सकते हैं, मैं आपको ये फ्री में एडवाइस दूंगा। इसके जी कि आप अपना टाइम निकाल के आते हो, सबको फ्री। बिल्कुल जी। देखिए, हर चीज़ में वकील की ज़रूरत नहीं होता, आप बहुत चीज़ें खुद कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होता है। अगर आपको इतना सा कॉन्फिडेंस का ज़रूरत होता है, आप मुझसे फ़ोन पे बात करेंगे, आप देखेंगे मैं आपको हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा, वो हमारा बीच में रह गया क्वेश्चन, वो अब हम उस टॉपिक पे बात कर रहे थे। अगर तो स्टूडेंट वीज़ा, अगर सपोज करो किसी के पास वर्क परमिट वीज़ा, वो कौन सा होता है? केयर वर्कर नहीं, कोई जैसे नहीं होता, जैसे स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क, PSW, ग्रेजुएट वीज़ा जो बोलते हैं, जो काम करने के लिए वीज़ा, वर्क वीज़ा, उसको क्या बोलते हैं आप अपनी? तो स्टूडेंट के बाद जो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा, अगर कोई उस पे किसी के पास 3 साल का वीज़ा है, उसमें अगर वो किसी ब्रिटिश के साथ शादी करता है, उसको बच्चा होता है जी, तो वो जो 3 साल का वीज़ा वही वैलिड उसका रहेगा कि वो ब्रिटिश हो जाएगा? नहीं, ब्रिटिश तो नहीं होगा, वो चाहे तो स्विच कर सकता है स्पाउस कैटेगरी में या पेरेंट कैटेगरी में। सो जब आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, ये सारे कैटेगरीज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा वेरिएशन, मतलब एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी जाने की। आज आपकी जरूरत सबको पड़ रही है। हेलो हेलो हेलो, मैं एडवाइजर सोलिसिटर से। हाँ जी। वकील ना मेरी गल कराओगे? बिल्कुल जी जी, मैं आपकी सवाल सुन सकता हूँ, आप प्लीज़ बताएं आपकी क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मैं ना 2020 आई सी। 2020 पे आए हैं आप? हाँ जी। तो मैं ना पेपर भरवाए सी किसी को, तो मेरा जिदा इन्होंने ना पहलों 6 महीने का वीज़ा करवाया सीगा,
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਲਿਆ ਮੇਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰਵਾਏ जी। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 7 ਤੋਂ 1400 ਪਾਉਂਡ ਫਿਰ ਲੈ लिया। अच्छा, आपको ये चाहिए, आपके घर में अगर कोई पढ़े लिखे हैं अच्छे तो उसको बोले गूगल जो है ना, गूगल में ये सर्च करे होम ऑफिस। नहीं बात सुनो मेरी एक मिनट। मतलब फिर ना मुड़ के इन्होंने सानू ना 2.5 ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੇ। 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ मतलब उन्हीं सानू लेटर इन्होंने भेज दिता कि ना उन्हें कह दिता कि ਤੁਹਾਡੀ ना। देखिए सॉरी, हमारे शो की और 2 मिनट रह गए हैं, तो आपको मैं अभी थोड़ा एडवाइस करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेक श्योर करना कि आप नेक्स्ट वीक भी हमारे शो पे आएँ। और अगर आपके सारा सवाल का जवाब नहीं हुआ, आप दोबारा मुझसे नेक्स्ट वीक पूछ सकते हैं। मतलब इन्होंने को सानू ना पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਇਹਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਫੀਸ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੀਸ ਮੋੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ